8-10 लड़कों को यहाँ से उठाओ, अपना पीछे बांटते हुए चल जाएगा सब। आधा घंटा लग जाता है पीडीएफ बांटने में तुम लोग को। जो अनडिसिप्लिन करे मत दीजिए, खत्म कर दे पीडीएफ एकदम। आधा घंटा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है पीडीएफ के चक्कर में। फ्री में पीडीएफ बांटो, उसके बाद इन लोगों को डिस्टर्ब रखो। जो पीडीएफ डिस्टर्ब करे ना, एक ठो को बताना नहीं, यहाँ ले आको मार के एक ठो को सुधा देते हैं यहाँ बढ़िया से, सब सही हो जाएगा। सबको समझ में नहीं आता पीडीएफ, सारा पीडीएफ सबको मिलेगा लेकिन चयन करता है, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। बड़ा टॉपिक रहता है तो आदमी सोचता है कि पूरा क्लास टाइम लेके समझाएगा आदमी। छोटा टॉपिक में रहता है कि चलो छोट मोट चीज। अब गांधी युग में एक तो है एकदम लंबा लंबा टॉपिक, बीच में से छोड़ा ही नहीं बनता है। आज छोड़ेंगे तो फिर कल उसको पूरा बताना पड़ेगा। एकदम बदतमीजी का हद हो जाता है पीडीएफ लेने के दौरान। जिस दिन पीडीएफ देना रहता है उस दिन क्लास आधा घंटा डिस्टर्ब कर देता है। मिले पीडीएफ मिले, क्लास का जो टाइमिंग है 15 उतना पे जिसको पीडीएफ मिल हर हाल में बढ़ जाना चाहिए। सबको एक एक नहीं दिया कर लो। यहाँ से आज सामने से 4-5 लड़कों को उठाओ, सबको दे दो, बांट दिया कर। एक लड़की को उठा के यहाँ सामने किसी को दे दो। एक वो पीडीएफ फट जाएगा ना, एक पीडीएफ तुम मेरे यहाँ पोडियम पे लेकर रख देना, अगले 1 महीना तक पीडीएफ नहीं देंगे हम। आर्मी में कोई गलती होता है, एक वो गलती करेगा मार के पूछ के पूरा बटालियन को रद्द कर देता है, सब सही हो जाता है। एक पीडीएफ अगर फट गया ना, तुम देना 1 महीना पीडीएफ नहीं देंगे। क्या करेगा लोग? कौन सा ले आते के फटा है? दिखा रहा था एक तो, फटा है कि नहीं? देखे, खड़ा कर, खड़ा हो, काला वाला दिखा रहा था, खड़ा हो। चट्टा कहीं क्या हुआ है तुमको? एक को पेज है। इसके बाद वाला पीडीएफ मत देना। गांधी युग में ऑनलाइन वाले आप सबको मिलेगा। और ये कहां तक हो? हरिजन सेवक संघ, इसके बाद का पीडीएफ इन सबको नहीं दीजिएगा, खरीद के पीडीएफ कराएगा सब। डन। गांधी जी के बारे में कहां तक पढ़ा दिए थे? भारत वापस आ गए थे? चलिए, कहा था? हाँ, लाइव वाले 9:30 हो गया। अब हम जान रहे हैं 9:30 घोंचुओं के चक्कर में हो गया इतना। मतलब क्या बताए, स्टैंडर्ड गिरा के रखता है सब ना। पीडीएफ देगा ना तो बारात में जिस तरह खाना खाता है उस तरह कर देता है। यहाँ लड़की को दे दो पहले, अपने से बांट लेना लड़की लोग उसमें। हाथ उठाओ, कितने लोग को नहीं है? गर्ल्स को छोड़ के उधर लड़कों में देख लो। हाथ उठा रहे घोंचू जिसको नहीं है। एक बार में तुम लोग 8-10 तो दे दिया करो पीछे। लाइव वालों को पीडीएफ में थोड़ा सा सुधार करना है, उन लोग को सुधार करके पीडीएफ दीजिएगा। लाइव वाले लड़के, गांधी युग का जो पीडीएफ है उसमें कुछ सुधार करना है, आप लोग को सुधार करके अपलोड कर देंगे। तब ये वाला ये अभी इसको डिलीट मत करो, अभी ये वाला पढ़ लीजिए, आप लोग को सुधार करके देंगे तब उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ वालों को नहीं देंगे, वो यहाँ वाला गलती है पढ़े सब। महात्मा गांधी का जन्म 1869। पढ़ाए थे यहां तक ना? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहां आए थे? 1915 में कहां गए? भारत। यहां तक पढ़ा दिए थे ना? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहां किए थे? अब दक्षिण अफ्रीका में। नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज एक कानून लेके आए थे, उस कानून का नाम था एशियाटिक कानून। वो अभी के वक्त में जैसे कैसे एनआरसी का क्या कराना है? पंजीकरण। उस समय एशिया के लोगों का क्या कराना था? पंजीकरण कराना था। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका क्या किया था? विरोध किया था और उसको क्या किया था? जला दिया था विधेयक को। काफी ज्यादा विरोध। जैसे एनआरसी में हम सबको क्या कराना है? अपना पंजीकरण कराना है ना? वहां पर भी ऐसा ही कानून था, बट वहां नियम था कि जो अफ्रीका या काले लोग हैं उन्हीं को क्या कराना है? पंजीकरण। मिल गया जी आप लोग को? कितने को नहीं मिला? ये बेवकूफ कहीं का, कहाँ गया ये? कहाँ भेजिए तो उसको।
बचा के लेके चल गया। हाँ? तो दिमाग खराब, पूरा पढ़ाने का मन ही नहीं करता। सही पीडीएफ का एकदम मतलब हिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगा? हिस्ट्री 25 क्लास है, लाइन से 25 क्लास में और पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार में ना दो सबसे बड़ी छुट्टी होती है, एक दशहरा की और एक दीपावली की। और प्रॉब्लम ये है कि हम अपना क्लास खोल भी देंगे ना तो बाकी टीचर छुट्टी दे देंगे। लड़का कंफ्यूजन में हो जाता है क्योंकि हमारे पास तो बस जीएस ही पढ़ने आता है, समझ में है ना। और छठ की छुट्टी काफी लंबी होती है। अब जो लड़के बिहार के नहीं है, कोई हरियाणा का है, पंजाब का लड़का, इसमें अंडमान नहीं, अभी लड़की सबको घट गया है। जल्दी करा के, मुझे इतना कम का हुआ है तब आज। मिलता ही है, इसके बाद वाला आपको नहीं मिलेगा एक दिन। इसके बाद का पीडीएफ ना एप्लीकेशन वालों की संख्या आराम से पढ़ा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन उनका है बता देते हैं, कभी डांट देते हैं, अपने कमेंट ज्यादा करने लगता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग खड़ा कर देते हैं और आप लोग को सुविधा देने के चक्कर में। और अगर पीडीएफ नहीं देंगे, हमको लगता है कि प्रॉब्लम इसी से है। अब पता चला असली प्रॉब्लम यही है, इसी को हम लोग खत्म करते हैं। और अगली बार का पीडीएफ बहुत मोटा बनवाएंगे, पूरा हिस्ट्री का समेत, आप लोग अपने से खरीद लीजिएगा। चलो आप ध्यान से समझते हैं। 14 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा सर। आपको बताते हैं, आप आज से दिन काउंट कीजिएगा, 25वां दिन आपका क्लास खत्म हो जाएगा, रनिंग क्लास। बीच में सैटरडे संडे की हम बात नहीं करते हैं। 25 क्लास में आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा सब। चलो बाबू, अब महात्मा गांधी की उपाधियां देखते हैं। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन, आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा ना। चलिए, महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? 4। सबसे पहले सत्याग्रह, उसके बाद भूख हड़ताल, उसके बाद बहिष्कार, उसके बाद महात्मा गांधी की उपाधियां पढ़ा दिए थे। महात्मा गांधी को उपाधि नहीं पढ़ाए थे। महात्मा गांधी को कई टाइप की उपाधि मिली थी, सबको याद करते आपको चलना है। महात्मा गांधी शुरुआत में अंग्रेजों के बहुत ज्यादा साथ दिए थे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने के लिए कहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में जब भर्ती कराने के लिए किया गया, तो जो अधिकारी सेना में भर्ती करता है उसे सार्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्जेंट। क्या कहा जाता है? सार्जेंट कहा जाता है। और अंग्रेजों ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया? सार्जेंट की उपाधि। साथ ही अंग्रेजों ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दिया। कैसरे हिंद की उपाधि, कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। कौन सी उपाधि? कैसरे। जब ये चंपारण सत्याग्रह किए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। इसकी उपाधि? राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने इन्हें मंगल बाबा की उपाधि दिया। कौन सा उपाधि? मंगल बाबा की उपाधि दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। जादूगर की उपाधि, कौन सी उपाधि? जादूगर। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिताजी, तो शेख मुजीबुर रहमान ने कौन सी उपाधि? जादूगर। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी, उसने कौन सी उपाधि? मंगल बाबा। क्योंकि ये जहां जाते थे वो काम क्या हो जाता था? सक्सेस हो जाता था।
मंगल बाबा की उपाधि किसने दिया? खुदाई की। क्योंकि जिस काम को करते थे वो काम में क्या हो जाते थे? सफल हो जाते। काम क्या हो जाता था? सफल हो जाता था। और उस काम में मंगलमय सफल जो काम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? मंगलमय। कैसा हो गया? मंगलमय। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? खुदाई खिदमतगार संस्था ने कौन सी उपाधि? मंगल बाबा। शेख मुजीबुर रहमान, हाँ, जादूगर। पिता, अब ठीक हो गया, पिता यहाँ हो गया। जल्दी बांट के खत्म करो ना। ले एक को काय बांटता है तुम? समझ में नहीं आता है, क्लास डिस्टर्ब रहता है। एक ही बार लाओ जितना लाना है। अभी बचा है कोई? गर्ल्स में बच गए, लो। अब लास्ट में ले जाके पीछे दे देना। हाँ, क्लास से पहले किया करो लोग, बार बार आते हो क्लास डिस्टर्ब होता है। समझ में आया? मिल गया जी सबको? एक्स्ट्रा रख ले रहती है सब, सबको मिल जाएगा यहाँ। आज पीडीएफ में बताते हैं। कहियो सही नहीं होगा है। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा चिड़चिड़ा पढ़ाने का मन नहीं करता आदमी। सर हम लोग बचे हुए हैं ऑनलाइन वाले तुम लोग खुद से प्रिंट कराना लो, आप लोग को खुद से कराना होता। और भी गर्ल्स में कोई बची है? एक्स्ट्रा बच गया, देखो क्या हुआ? तो कालीचरण तोरा नहीं मिलेगा। इतना उपाधि हो गया? किसी कोई दिक्कत? बताइए। सार्जेंट की उपाधि अंग्रेज, कैसर हिंद की, महात्मा की, महात्मा की उपाधि बापू, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अर्धनग्न फकीर चर्चिल, अर्धनग्न फकीर ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री, बाद में जाके प्रधानमंत्री बना। जब वो बोला था तो विपक्ष का नेता था, विंस्टन चर्चिल। उसने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। हालांकि महात्मा गांधी पूरे कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि जब आंदोलन चलाया गया था, बहिष्कार आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आप भारत में बने कपड़ों को पहनिए। तो भारत में उस समय सूती कपड़े उतने अच्छे नहीं बन पाते थे। खादी के कपड़े को बिनना इजी होता है, सूती कपड़े को बिनने में थोड़ा मेहनत लगता है, मशीनरी चाहिए वहां पे। तो खादी के कपड़े काफी इजी होते हैं, लेकिन खादी के कपड़े थोड़े महंगे थे। अतः महात्मा गांधी ने कहा कि आधे कपड़ा पहनिए, लेकिन भारतीय कपड़े को पहनिए। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आधा ही कपड़ा। इसलिए उन्होंने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। सार्जेंट क्या किसे बोला? अंग्रेजों ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर विंस्टन। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100 या 200 साल बाद कोई यह विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस वाला शरीर वाला व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा क्रांति कर दिया। और आज के टाइम पे लोगों को महात्मा गांधी जो होते हैं ना, मजाक लगने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो महात्मा गांधी को गरियाएगा, तो इसका मतलब वो किसको पूज रहा है? नाथूराम गोडसे को। और आप खुद सोचिए, जब नाथूराम गोडसे को जब पूज रहा है, मतलब वो कहना, उसकी मेंटेलिटी आप सोच सकते हैं। कभी भी मतलब फिर उस समाज के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर वो नाथूराम गोडसे को पूजेगा, अब उसके बाद वो देखेंगे समाज में, तब वो ऊंच नीच पे भी विश्वास करेगा। क्योंकि गांधी जी ऊंच नीच के खिलाफ थे, और जो गांधी जी के खिलाफ है ऊंच नीच के खिलाफ नहीं है, फिर वो जाति की उच्चता में भी क्या करेगा? विकास करेगा। तो आपके एक सवाल से आपका मेंटेलिटी झलक जाता है। अगर गांधी जी का विरोध करेगा, जो व्यक्ति को दिखेगा ना गांधी का विरोध करेगा, वो जाति की उच्चता में विश्वास करेगा, ऊंचे जाति के। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। समाज में थोड़ा थोड़ा ना हिट पॉइंट होता है। इंटरव्यू में आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपके सवाल से आपका व्यक्तित्व तो पता चल जाता है। किसी भी बढ़िया इंसान को देखेंगे, वो कभी भी नहीं कहेगा कि गांधी जी का विरोध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सब में इंसान में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन अकेले सारी जिम्मेदारी गांधी पे थोप देना भी सही नहीं है।
तो ये कई आइंस्टीन ने क्या कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में क्या कहा कि शायद ही कोई बिलीव करेगा। 100-200 साल बीता भी नहीं है, 100 साल नहीं बीता गांधी जी को मरे हुए, मोटा मोटी बीत रहा है उनको 60 साल, मरे हुए 60-70 साल बीत रहा है, इससे ज्यादा नहीं। और अभी से लोग गांधी जी को क्या करने लगे हैं, मजाक बनाने लगे हैं। यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम है गांधी हार गए, आप नेट से इस किताब को पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन किताब है गांधी हार गए। उसमें गांधी जी के बहुत ही मतलब गहराइयों को, वो सारी चीजें, जैसे हम लोग टीचर है, हम लोग की एक लिमिटेशन है कि आपका सिलेबस भी खत्म करना हम लोग की मजबूरी है, और आपको मेन फोकस उसी चीज को पढ़ाना है जो एग्जाम से रिलेटेड रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें वास्तविकता है, हम या कोई भी टीचर उस चीज को साइड कर देता है, क्योंकि हम लोग के पास एक टाइम बाउंडेशन होता है कि आपको सिलेबस भी खत्म करना है, दूसरा कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आना चाहिए, और बाकी हर चीजों को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। आप भी कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो समझा गया। तो ये सारी उपाधियां किन्हें मिली थी, महात्मा गांधी को। क्वेश्चन पूछे बताएंगे, सार्जेंट की उपाधि किसने दिया, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने, खुदाई खिदमतगार संस्था, आइंस्टीन ने 100 या 200 साल, बस इतना समझ जाएंगे आपको कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया, याद रहेगा ना। सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने दिया। अब महात्मा गांधी आ गए, अब इनका हम लोग आंदोलन का काम कराना चालू करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन का काम करा देते हैं। महात्मा गांधी कब आए भैया, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 सालों तक महात्मा गांधी कभी इंग्लैंड, कभी दक्षिण अफ्रीका, कभी भारत, प्रवासी जीवन जीते रहे। मतलब प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह नहीं रहना। 21 साल तक का कौन सा जीवन जिया इन्होंने, प्रवासी। और फाइनली वो डिसाइड किए कि अब हमें भारत में रह के क्या करना है, आंदोलन करना है। तो इसलिए यहाँ क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी कई ठो आश्रम की स्थापना किया था। महात्मा गांधी जैसे आपको मटेरियल में लिखेगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, 1915 में इन्होंने कोचरबा में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया। गुजरात में ये जगह है छोटा सा, इसी आश्रम को और बढ़ाते गए और फाइनली 1916 और 17 आते आते यही आश्रम किसका रूप ले लिया, साबरमती आश्रम। अब साबरमती आश्रम से पहले ही स्थापना किस चीज का हो गया था, कोचरबर्ग आश्रम की स्थापना हो चुकी थी। यही आश्रम धीरे धीरे बड़ा होकर किसका रूप ले लिया था, साबरमती आश्रम का। बाद में महात्मा गांधी 1930 के दशक में फिर से एक आश्रम बनाए थे नागपुर में, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में वो आश्रम था। लेकिन आश्रम जो था मेन फेमस हुआ किसके नाम से, साबरमती के नाम, किसे, साबरमती। तो महात्मा गांधी ने कौन से आश्रम की स्थापना किया था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के लिए पैसा देने का काम किया था अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। किसने किया, अंबालाल साराभाई। साबरमती आश्रम के लिए धन किसने दिया, अंबालाल साराभाई। साबरमती के लिए धन दिया अंबालाल साराभाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसने दिया था, अंबालाल साराभाई। इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम लोग का मेन फोकस गांधी जी है, न कि कांग्रेस है। तो अंबिका चंद्र मजूमदार क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहा था, अंबिका चंद्र मजूमदार। कौन कर रहा था, अंबिका चंद्र मजूमदार। 1916 में इसी समय बिहार के राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात किया और ये महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। और उस वक्त अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान था तो उसे पता था कि महात्मा गांधी अफ्रीका में बैठ के फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की है। पढ़ा दिए थे ना जी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ किए थे, अफ्रीका। नेटाल कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में। अफ्रीकी जो कानून आया था, जो अफ्रीकी लोगों को क्या कराना था, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, उसका भी महात्मा गांधी ने क्या किया था, विरोध किया था। और अंग्रेजों को वो कानून वापस लेना पड़ा था। ट्रेन में जो भेदभाव हो रहा था,
पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन से जो महात्मा गांधी को फेंका गया था, अंग्रेजों को ये कानून वापस लेना पड़ा था। ये सारी चीजों के बारे में राजकुमार शुक्ल को पहले से पता था और इनको पता था कि इन्होंने फिनिक्स फार्म, नेटाल फार्म इस सब की स्थापना किया। ये सबसे ज्यादा प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। अफ्रीका में इन्होंने एक और भी संगठन की स्थापना किया, टॉल्स्टॉय फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टॉल्स्टॉय फॉर्म। इसके अलावा नेटाल कांग्रेस, इसके अलावा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखा, किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। क्या लिखा था? इंडियन ओपिनियन पुस्तक। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं था, बाकी कई भाषाओं में इसका प्रकाशन था। तो उन्हें पता था कि यह व्यक्ति विदेश में रहकर अब लड़ सकता है, तो अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ेगा। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें किस चीज के बारे में जानकारी दिया? तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति पढ़ाया जा चुका है। 20 कट्टे खेत में 3 कट्टे पर नील बोना था और इससे जमीन बंजर हो जा रही थी। तो जमीन, इसी के खिलाफ महात्मा गांधी को आंदोलन करना था। तो समझिएगा, महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, भले आप कह सकते हैं 3 कठिया पद्धति, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन कभी मेंस में पूछेगा ना, तो आपको गहराई से आंसर देना पड़ेगा। 3 कठिया पद्धति महात्मा गांधी के आने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि जब महात्मा गांधी आंदोलन के लिए चंपारण पहुंचे थे, उस समय अंग्रेज नील नहीं बोआते थे, क्योंकि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी और जो नील खेत में होता था, वो नील जो था वो उससे चटकार रंग नहीं आता था। 4-5 बार की धुलाई के बाद वो रंग छोड़ देता था, जबकि आर्टिफिशियल नील रंग नहीं छोड़ता था। तो अंग्रेजों ने उस पद्धति को तो खत्म ही कर दिया था, मतलब नील नहीं बोआते थे। लेकिन अंग्रेजों जब नील बोआते थे तो नील खुद अंग्रेज नहीं बोआते थे, बल्कि वो जिम्मेदारी दिए थे जमींदारों को। और जमींदार क्या कहते थे कि 20 कट्टा खेत में आपके 3 कट्टा खेत को रिजर्व कर देते थे कि इस पे खेती नहीं, तुम्हें क्या बोला है? नील। लेकिन जैसे जर्मनी में आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक नील की खोज हो गई, अंग्रेजों ने कह दिया कि हमें नील नहीं बोआना है। तो भैया जमींदारों का काम है ना कि वो जो 3 कट्टा जमीन हुआ वो किसान को लौटा दे। तो ससुराल किसान जमींदारवा कहता था सब कि हम तुमको 21 शर्त पे लौटाएंगे, तुम हमको पैसा दो। तो ये कहता था भैया पैसा काहे का, हमरे ना जमीनवा था। तो जमींदार का राव फरिया लेते हैं। तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 3 कट्टी नील बोने के खिलाफ था या नीले जमींदारों के खिलाफ था? नीले जमींदारों के खिलाफ। अपन लिख के चल आएंगे मेंस में ना कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में नील बोआते थे, इस खेती को रोकने के लिए आंदोलन किया। समझ जाएगा बबुआ, लूसेंट पढ़ के आइल है भगा देगा। समझा गया कि नहीं? इसलिए नॉर्मल, जैसे देखिए अब हम लोग भी पढ़ाते हैं, कभी रेलवे का बैच हुआ, दरोगा का बैच हुआ, इस सब में आदमी नॉर्मल बताता है। भाई जो जितना लायक, जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उतने ना आदमी बताएगा जी 3 कठिया पद्धति। लेकिन महात्मा गांधी के चंपारण से पहले भी नील बोआने पर अंग्रेज क्या कर चुके थे? छोड़ दिया। ये जमींदारवा जमीनवा वापस कर रहा था? नहीं कर रहा था। आई धरना देते थे लोग डीएम के पास, तो जमींदार बैठ के कह देता है डीएम साहब लीजिए ना, आपको कुछ खर्चा पानी का, किसान उसान के पीछे पड़े। आगे बढ़ जाए तो जमींदारों के खिलाफ था। नील जमींदार जिन्हें नीले जमींदार कहा जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? सफल बना दिया, क्योंकि महात्मा गांधी वकील थे, कानून से डरते नहीं थे। वकील सब कहाँ कोनो कानून से डरता है? देखते हैं पुलिस वालों से सीधे भिड़ जाता है। लॉकडाउन के बीच में, कोरोना में, एक पुलिस वाले को एक वकील ने क्या कर दिया? मार दिया। तो पुलिसों वाला किसको मार दिया? वकील। तो दोनों को बवाल हुआ था 1 साल पहले, देखे होंगे दिल्ली में। सारा पुलिस जाके पुलिस मुख्यालय पर खड़ा हो गया और सारा वकील क्या हो गया? हड़ताल पे चल गया। सबसे ज्यादा नेपोटिज्म अगर कहीं है तो वकालत में है। सबसे ज्यादा रिश्तेदारे वकीले मिलेगा और रिश्तेदारे जज मिलेगा, अपने से डिसाइड कर देंगे आज कोर्ट छुट्टी पे। आपको क्या पता? अरे भाई साहब, एक से एक पुराना पुराना वकील पड़ा है, हर दिन 1-2 मर रहा है लोग। जिस दिन एक को वकील मर गया, छुट्टी। क्या है भैया? कैंडोलेंस है, अशोक मना रहे हैं। भैया आप शोक मना रहे हैं, ठीक है, हमारी भी आपके साथ संवेदना है। कोई मरता है तो कोई खुश नहीं होता है, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ 40% कोर्ट बंद रहते हैं केवल कंडोलेंस की वजह से। उससे क्या होता है? लेट होता है। वकील को क्या दिक्कत है? फीस तो मिलिए गया उसका। कंडोलेंस से मतलब क्या? फीस लाओ, आज जिसकी तारीख है, मान के चलिए आज किसी की तारीख है, कंडोलेंस हो गया, शोक समाचार, सब लोग छुट्टी। जज साहब को भी टेंशन नहीं है, वकील ने ना हड़ताल किया है, जज साहब एक नंबर है, दिन भर ड्यूटी रहता, चलते हैं हम यहाँ। समझा? इस पे कोई कानून नहीं है। तो महात्मा गांधी खुद वकील थे, कानून की हर बातों को समझते थे। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को वापस करा दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने 2 सत्याग्रह किए थे, एक अहमदाबाद मिल मजदूर, एक खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह, समझ में गए? कितने सत्याग्रह किए? 2।
अहमदाबाद मिल मजदूर और कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर में बोनस को लेके था, किसको लेके था, बोनस को। कंपनी उन्हें बोनस नहीं दे रही थी। दोनों सत्याग्रह सेम टाइमिंग पर हुए थे 1918 में। 17 में ये हुआ, सॉरी लखनऊ, अभी तो ये वो तीन कटिया पद्धति के बारे में क्या किए, जानकारी दिए। तो महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे, 1917। चंपारण कब पहुंचे, चंपारण 1917। चंपारण जब गए तो अपने साथ दो लोगों को लेके गए, राजेंद्र प्रसाद, किसे, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद सिवान के रहने वाले, जीरादेई जगह है, राजेंद्र प्रसाद। और किसे लिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। किसे ले लिया, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो महात्मा की उपाधि ने किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दिया, महात्मा। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। यहां तक समझ में आ गया। 1917 खत्म। 1918 में दो आंदोलन हुए, दोनों कहां हुए, गुजरात में। 1918 में कितने आंदोलन, दो, दोनों कहां हुए हैं, गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर। लेकिन इसमें रूपरेखा तैयार हो रही थी खेड़ा की, और लेकिन पहले आंदोलन कौन सा हो गया, अहमदाबाद। दोनों की रूपरेखा मार्चे में हुई, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह लेट हो गया, सितंबर में चला गया, और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन मार्चे में हो गया। तो पहले कौन हो गया, अहमदाबाद। हालांकि रूपरेखा तैयार होती है, मजदूर सबका पहले से संगठन था और किसानों का अपना कोई संगठन नहीं था, तो खेड़ा सत्याग्रह हल्का सा क्या हो गया, लेट हो गया। आगे बढ़े, देखिए 1918 में कौन सा आंदोलन था, अहमदाबाद। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। मिल मजदूरों का कहना था कि हमें 30% बोनस चाहिए। कितना परसेंट बोनस चाहिए, 30। और कंपनी का कहना था कि हम 15% से ज्यादा बोनस यानी फायदा आपको नहीं देंगे। मजदूर कह सके दिन रात हम काम किए, कंपनी को फायदा हुआ है, किसके बदौलत फायदा हुआ, मजदूरों के वजह से फायदा हुआ। तो हमको कितना परसेंट बोनस चाहिए, 30%। कितना परसेंट, 30% चाहिए। अब अंग्रेज सब देने को तैयार नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम ये मामला भेज देते हैं कोर्ट में। कहाँ भेज देते हैं, कोर्ट में। तो जब कभी किसी कंपनी के मैटर को या किसी नॉर्मल मैटर को सुलझाने के लिए कोर्ट बैठती है तो उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल। जैसे यूपी क्या करेगी, गंगा नदी के पनिये रोक देगी, कहेगी बिहार को हम पानी नहीं देंगे, तो इसके लिए एक अलग जज बैठा दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल कुछ होता नहीं है, कोर्ट ही को सेम कोर्ट है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल जो होता है ना किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठता है। तो किसे भेज दिया, ट्रिब्यूनल में। महात्मा गांधी का कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल में भेजो, जजे ना बैठा होगा। इंग्लैंड का जो रिजेक्ट जज होगा वो भारत आया होगा, हम इंग्लैंड से टॉप करके ही लोग तो महात्मा गांधी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आप ही बताइए ना, आपके यहाँ पे कोई पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, एक जेएनयू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद बीएचयू, मान के चलिए कोई लड़का है जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है फर्स्ट डिवीजन, और पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन पढ़ा है, आपके दिमाग पे पहले किसका इमेज बनेगा, ठीक कौन होगा, इलाहाबाद वाला। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए वो नहीं पढ़ा होगा मन से, तो कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन एक दिमाग में छाप बन जाता है कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एवरेज लड़के ठीक ठाक निकले। ऐसा नहीं है कि पटना से सब खराबे निकला है, बट एवरेज रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है पटना। पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को छोड़ो यार, आधा सीट तो टीचर का खाली है, तो कौन बड़ा अच्छा निकलेगा लोग, टीचर है ना पढ़ाता है वहां पे, आधा सीट खाली रहेगा तो क्या पढ़ेंगे लोग। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर रखे हैं लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठेका पे पढ़ाइए, चाहे ठेका पे घर बनाइए, ज्यादा देर नहीं चलता है समझे, ठेकेदारी पे घर अच्छा बनेगा। तो पटना यूनिवर्सिटी में आधा टीचर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अहमदाबाद मिल मजदूर में मामला कहां चला गया, ट्रिब्यूनल में। और महात्मा का सब डर गए सब मजदूर, महाराज 15% नहीं देगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो वहां जज अंग्रेज में बैठा है, क्या बोलता है समझे में नहीं यार। महात्मा गांधी के साइड यहाँ पे जज बैठा है, इधर देखता है बैरिस्टर है यहाँ पे। महात्मा गांधी गए, 1 महीना में सारा मामला खत्म। 15% जज ने फैसला सुनाया और फटकार लगाया अंग्रेजी कंपनी को कि आपको मजदूरों को 30% देना ही होगा, आइंदा से ये गलती नहीं होना चाहिए, जितना मजदूर है सबको 30% दीजिए। अब पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का डंका बज गया, भाई बहुत खतरनाक आदमी है ये कितना परसेंट दिला दिया, 30%। अंग्रेज सब देने को तैयार नहीं थे सर, कितना से ज्यादा, 15 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया।
अब इसके बाद इसी लगे एक और आंदोलन चल रहा था, कौन सा? खेड़ा। बट अहमदाबाद वाला क्या हो गया? पहले हो गया मार्चे में और ये चला गया सितंबर में। तो 1918 में एक और आंदोलन हुआ, कौन सा? खेड़ा। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था? देखिए, चंपारण भी किसानों का था, खेड़ा भी किसानों का। अहमदाबाद मिल मजदूर में महात्मा गांधी ने पहली बार किसका प्रयोग किया? भूख हड़ताल। इसमें किसका प्रयोग किया था? भूख हड़ताल। किसका? भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पे बैठे ना कि नहीं हमको 15% चाहिए ही चाहिए, 15% चाहिए, कोई नहीं रोक सकता है, भूख हड़ताल पे क्या कर दिया? बैठ गए। सॉरी 30%, 15% नहीं। अंग्रेज कह रहे थे सबकी 15% चाहिए, तो अंग्रेज सब कैसे की सोचा, तो भूख हड़ताल पे बैठ गया, दिक्कत हो जाएगा, मर जाएगा तो मजदूर सब मिलके हमको मार डालेगा सब। कहाँ भेज दिया सब? ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में। कोर्ट ने फैसला किसके पेपर में सुना दिया? गांधी। गांधी जी कोनो केस नहीं आ रहे थे, बहुत तगड़ा वकील। और देश की आजादी में वकीलों का सबसे बड़ा योगदान। जितना भी बड़का बड़का नेता देखेंगे ज्यादातर सब क्या है? वकील। तो उस समय का वकील भी अच्छा था। अभी के वक्त में वकालत एक रिस्क हो चुका है। आप वकील बन के कोई ठीक नहीं है कितना आगे जाएंगे या कितना पीछे जाएंगे। पहले एमबीए करके लोग सक्सेस हो जाते थे, अभी एमबीए करके भी कोई जरूरी नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा संख्या होने की वजह से क्वालिटी गिर गया है। तो चंपारण सत्याग्रह किसका था? किसानों का। अखेड़ा भी किसानों। यहाँ समस्या अलग थी, यहाँ नील बोआना पर जबरदस्ती अंग्रेज नील बोआना छोड़ दिए, लेकिन इनकी जो जमीन रह गई थी उसको ससुरा जमींदार पैसा में वापस दे रहा था। ये अलग समस्या थी नीले जमींदारों की। यहाँ समस्या ये थी कि फसल बर्बाद हो चुकी थी। गुजरात के खेड़ा में फसल क्या हो चुकी थी? बर्बाद हो चुकी। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि हमको उससे क्या मतलब, हमें क्या चाहिए? टैक्स। हमें क्या चाहिए? टैक्स। महात्मा गांधी चल दिए, समझा गया? कहे कि एक काम करो अंग्रेज, हम तुमको खेड़ा में टैक्स दिला देंगे, ठीक है? जज से कहे, वकालत तो थी इनके पास, नॉलेज की तो कोई कमी नहीं थी। कहे कि देखो हम किसानों से तुम्हें टैक्स दिला देंगे, भले फसल खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी हमें लिखित दे दो कि तुम्हारे कारखाने में, तुम्हारे मिल में पैदावार हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, फायदा में हो या घाटा में हो, हर साल तुम भी 30% बोनस दोगे। आगे तो बहुत गलत सवाल पूछता है। कहा कि मैंने तोरा घाटा होगा तो तुम बोनस नहीं देगा, हमरे किसान का घाटा होगा तो ये टैक्स देगा। कोई बात नहीं है, हम ये भी टैक्स देंगे, किसान भी टैक्स देगा, मजदूर भी क्या होगा? बोनस लेगा। तुम्हारा फैक्ट्री डूब जाए, जल जाए, उससे मतलब नहीं, ना हो तो ही, ना हो तो टैक्सो ना हो तो। समझा क्या कि नहीं? महात्मा गांधी ने कहा कोई टैक्स नहीं देगा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। महात्मा गांधी ने कहा कि हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप ही सोचिए, अगर आपको टैक्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए? बोनस। पूरे इंडिया का मजदूर सब कहते हैं महात्मा गांधी बोनस में वाला कराइए ना, ठीक रहेगा बोनस में। हर साल 30%, मतलब समझते 3 साल में सैलरी डबल। समझेगी ना? हर साल 30% ले रहा था। तो बाद में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह सफल हो गया? कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? सफल कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद अंग्रेज एक बहुत गलत कानून लेके चले आए सब 1919 में बहुत खराब कानून ले, ये तो 18 तक तो समझ में आ गया। 1919 में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत तेजी से क्या चल रहा था? क्रांतिकारी आंदोलन। तो 1919 में अंग्रेजों ने सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में इन्होंने एक विधेयक लाया, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। क्या लाया? एक विधेयक लाया, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। आप रॉलेट एक्ट का पूरा नाम? एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? रॉलेट एक्ट का पूरा नाम एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ये किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। किसने लाया? सर सिडनी रॉलेट ने। 19 मार्च 1919 को इसने विधेयक को क्या करा दिया? पारित करा दिया। अब ससुरा इतना खतरनाक ये कानून था, पारित करा लिया 19 मार्च 1919 को। कौन सा कानून पारित करा लिया? रॉलेट एक्ट। किसने पारित कराया? सिडनी रॉलेट ने।
इस कानून में कहा गया था कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है शक के आधार पर, और आपकी कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी। आपकी कोई भी दलील, आप कितना चिल्लाते रह जाएंगे, नहीं सुना जाएगा। आपको कोई भी वकील रखने के लिए नहीं दिया जाएगा, और ना ही आपको कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां आपको अपील भी करने नहीं दिया जाएगा। तो अतः इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कानून कहा जाता है। अमूमन यही होता है ना, पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आप क्या करते हैं, अपनी दलील देते हैं, ये दरोगा साहब हम थोड़े थे, समझा कि नहीं। गांव में कोनो चल जाता है तो गांव का आदमी उसको क्या कहता है, दरोगा। कोनो चल जाएगा उसको क्या कहेगा, सिपाही भी आएगा, दरोगा, कमिश्नर, दरोगा साहब, डीजीपी चलाएंगे बिहार के, क्या कहेगा, दरोगा। दरोगा। गांव में अगर हमारे सेना प्रमुख भी चल जाएंगे ना, नरवणे साहब पूरा लगा के, दरोगा अगर स्टार स्टार लगा दिए ना तो उसको क्या बोलेगा। गांव का आदमी बहुत सीधा होता है, तो उस दरोगा से क्या कहता है, दलील देगा। उसके बाद नहीं मानेंगे तो वकील, और नहीं करेंगे तो वकीलों से नहीं सुनिएगा तो अपील करेगा कोर्ट में। इससे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कहा गया। गांधी जी ने इसे कहा कि यह एक काला कानून है। कैसा कानून है, काला कानून है। इसका बहुत ही ज्यादा क्या होने लगा, विरोध होने लगा। किस कानून का विरोध होने लगा, ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया, ब्लैक एक्ट। क्या कहा गया, ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा गया। आपके मटेरियल में डेट नहीं लिखा होगा, 19 मार्च 1900 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप छोड़िए, आप लिख लेंगे लोग, डेट हम अभी टाइम देंगे, आप लिख लीजिएगा। लाइव वाले आपको हम लिखे के दे देंगे, आपको मटेरियल वाला हटा देंगे, अभी फिलहाल आप पढ़ सकते हैं, बाकी उसको डिलीट करके अभी हम दूसरा दल लगा देंगे। डेट नहीं लिखा था यहाँ पे, अभी पूरा समझा देते हैं, रॉलेट एक्ट तब लिखिएगा, उसमें कई चीजों को अभी लिखना है, इसलिए अभी डेट पे मत जाइएगा। काला कानून कहा गया, कब पारित हुआ, 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919। इसमें कहीं पे भी डेट नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, आप छोड़ देंगे डेट नहीं लिखा तो। अब इसका विरोध चालू हुआ, स्वामी श्रद्धानंद, किसने विरोध किया, स्वामी श्रद्धानंद। देखिए श्रद्धानंद अलग है और सर्जानंद अलग है। श्रद्धानंद, सर्जानंद कहाँ हो जाएंगे, बिहार किसान सभा, और ये श्रद्धानंद है। तो 30 मार्च को, कितने मार्च को, 30 मार्च को, 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद, किसने, स्वामी श्रद्धानंद, सर्जानंद नहीं, श्रद्धा, कैसे लिखा है, ठीक लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया, आंदोलन कर दिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। कर मत दो आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया, कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन किसने चालू कर दिया, स्वामी श्रद्धानंद। कर मत दो आंदोलन, स्वामी श्रद्धानंद। कहा कि टैक्स मत दो, इतना खराब कर, हाँ? अच्छा यहाँ 1930 लिख दिए, 1919 होगा जी, 1919 क्या, गलती से हम 30 लिख दिए वहां पे, ये वाला 30वां वहां लिख दिए आप गलती से। चलिए ध्यान समझिए, तो 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा आंदोलन चालू किया, कर मत दो आंदोलन। अब यहां आप फंस जाएंगे, यदि कहेगा कि कर मत दो आंदोलन किसने चलाया, स्वामी श्रद्धानंद। किसने, स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। किसने चलाया, स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया। लेकिन कहेगा कि किसने नारा दिया कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बस नारा दिया था कर मत दो, नारा किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो। क्यों, कौन सा कर मत दो, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय गुजरात का एक जगह है वलसाड़, गुजरात में जगह कौन सा, वलसाड़, वहां अंग्रेज एक टैक्स ले रहे थे जिसका नाम था चौकीदारी टैक्स। जो इस टैक्स को देता था, अंग्रेज रात में उसके घर की चौकीदारी करते थे, इससे अंग्रेजों को फायदा होता था। और जो टैक्स नहीं देता था उसके घर में अंग्रेज में चोरी कर लेता था। मतलब तुम टैक्स दोगे तब भी हम ही कमाएंगे, नहीं दोगे तो घरे में घुस के चोरी कर लेंगे। अब अंग्रेज बहुत चोर था सब सब। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में आंदोलन कर दिया, कर मत दो, कोई भी कर मत दो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिर्चा पाउडर ऑर्डर पिसवा के रखवाने लगे। अब कोनो अंग्रेज घुसा
तो मार झोंक के आंख में पकड़ के बड़ी मार मारे सब यहाँ पे, कर मत दो, इस अंग्रेज को भी मत दो, यहाँ बड़ी मार मारा सब। बाद में अलग हुआ, वो एक अलग आंदोलन है, वलसाड़ आंदोलन। वहां था कर मत दो नारा था, और यहाँ कर मत दो आंदोलन है। नारा मतलब बोल दिया बस, काम खत्म। यहाँ पे ये कर मत दो आंदोलन किसने चालू किया? कर मत दो नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अमेरिका में जब क्रांति हुई थी तो वहां का नारा था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब संसद में जब हमारा आदमी नहीं, जैसे भारत में अंग्रेज शासन करते थे, तो क्या ब्रिटेन के संसद में हम लोग के आदमी था? लेकिन उस हमारे यहाँ टैक्स लेते थे सबकी नहीं। तो अमेरिका पे भी ब्रिटेन वाला कब्जा किया, तो अमेरिका वाला कहा सब कि ब्रिटेन के संसद में हमारा आधा आदमी भरिए। समझ रहे हैं? ब्रिटेन के संसद में कितना आदमी भरिए? आधा आदमी। तो अब जाके हम क्या देंगे? टैक्स देंगे, क्योंकि ब्रिटेन के संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो अमेरिका वालों का क्या कर रहा था? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। इंग्लिश में नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। याद रहेगा ना? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ का नारा था? नो टैक्स नारा था वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो आंदोलन, हाँ स्वामी श्रद्धानंद। देखते देखते ये आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा, और 6 मार्च को महात्मा गांधी ने कहा कि हम भी चलेंगे पंजाब की ओर, और 8 मार्च को गांधी जी को जेल भेज दिया। अरे ये क्या लिखा है? अप्रैल 8 मार्च को इसे हो जाएगा, जब 19 को 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को कहां भेज दिया गया? जेल। गांधी जी को कहां भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। जेल भेजा गया। गांधी जी को जेल भेजने का बवाल हो गया, अरे गांधी जी को काहे गिरफ्तार किया? हमारा हीरो है, काहे गिरफ्तार किया? तो उनको पंजाब से पकड़ के गुजरात में छोड़ा। आदमी कैसे चूहा पकड़ता है, कहीं छोड़ता है कहीं। तो महात्मा गांधी को कहां से पकड़ा था? दिल्ली से। ले जाके कहां छोड़ दिया? गुजरात में। उधर आ गया, इधर काहे लिए आ गया यहाँ पे? अब इसमें धीरे 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 यह आंदोलन का केंद्र क्या बन गया? पंजाब। इस आंदोलन का केंद्र क्या बना? पंजाब बना। बताइए, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा सत्याग्रह हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में किसने कर मत दो आंदोलन चला दिया? स्वामी श्रद्धानंद। किसने चला दिया? रॉलेट सत्याग्रह का केंद्र क्या बन गया? पंजाब। क्या बन गया? पंजाब। इसी सत्याग्रह में 2 प्रमुख नेता, जिनका नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, पंजाब के 2 सबसे बड़े नेता। नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। किचलू उधर का टाइटल है, हम लोग के ऐसे किचलू टाइटल तो कोई फेमस नहीं है। और डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 प्रमुख नेता कहाँ के थे? पंजाब के। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को किसने गिरफ्तार कर लिया? अंग्रेजों ने। अब ये आंदोलन और तेज हो गया। कौन सा आंदोलन? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह और भी क्या हो गया? तेज हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका रॉलेट सत्याग्रह। अब इसके बाद होगा जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग किसके बचाव के लिए हुआ था? सैफुद्दीन किचली को अंग्रेज पकड़ के लेके चला गया। कहाँ जा रहा है सब तुम लोग? अभी जलियांवाला बाग पढ़ाएंगे। निकलने की तैयारी में कर गया था, लेट से आए हैं, कैसे छोड़ देंगे हम? चलिए ध्यान से समझिए, लंबा टॉपिक है ना, नहीं छोड़ सकते हैं, दोनों लिंक में, इसीलिए तो घुसिया रहे थे, बिना मतलब थोड़े घुसियाएंगे। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे भूख लग जाता है तुम लोग को। चलो देख दो, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हो गए, लोग जलियांवाला बाग में। कहाँ इकट्ठा हुए? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1900, 8 अप्रैल को किसको उठा ले गया था सब? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रमुख त्योहार वैसाखी था। क्या था? वैसाखी। इस दिन क्या होता है?
कि किसान अपनी फसल को पूरी तरह से काट लेता है। गेहूं की फसल बोया रहता है और बैसाखी के दिन तक पूरी तरह से फसल को क्या कर लेता है, काट लेता है। और उस दिन खुशी में सब लोग क्या मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, बैसाखी का त्योहार। तरह तरह के क्या बनाएंगे, पकवान वगैरह बनाएंगे। तो इन्होंने देखा कि यही दिन अच्छा है, हम लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, एक गेट है जलियांवाला बाग, वहां पे बहुत बड़ा मैदान है गांधी मैदान की तरह, उसमें एक वो गेटे था। तो इन लोगों ने कहा कि काम करते हैं हम लोग यहीं पे डिसाइड करते हैं कि अंग्रेजों का कैसे विरोध किया जाएगा। तो प्यार से एकदम आराम से आंदोलन चल रहा था, उसमें कोई हिंसा उंसा नहीं हो रही थी। कहां पर, जलियांवाला बाग। लेकिन ससुरा उस समय इसकी सूचना हंसराज नामक एक व्यक्ति ने दे दिया। सूचना किसने दिया, हंसराज। वो हंसराज दूसरा है, डीएवी कॉलेज वाला, समझा गया। यहाँ पे ये सूचना दे दिया, किसको दी है सूचना, पंजाब का गवर्नर। देखिए उस समय पूरे भारत का जो गवर्नर था वो था चेम्सफोर्ड, लेकिन ये जलियांवाला बाग कहाँ था, पंजाब। तो पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था ओडायर। किसका नाम, ओडायर। पंजाब के गवर्नर का नाम ओडायर। तो पंजाब में कोई भी डिसीजन कौन लेगा, ओडायर। कौन लेगा, ओडायर। तो ओडायर को सूचना किसने दिया, हंसराज। इसने सेना बुला लिया। क्या किया, सेना। कौन सा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। और इस गोरखा रेजिमेंट का जो सेनापति था, क्या था, सेनापति। उस सेनापति का नाम था आर डायर। सेनापति का नाम आर डायर। सेनापति का नाम आर डायर। उस समय पूरे भारत का जो कमान था वो चेम्सफोर्ड के पास था। किसके पास, चेम्सफोर्ड के पास। किसके पास था, चेम्सफोर्ड। तो पूरे भारत का गवर्नर उस समय कौन था, चेम्सफोर्ड, यानी वायसराय। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कहा गया था कि अब ये कोई गवर्नर नहीं रहेगा, अब चमचा रहेगा। क्या रहेगा, चमचा। और उस चमचा को क्या कहा जाएगा, वायसराय। तो उस समय पूरे भारत का वायसराय था, हाँ, पूरे भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। पूरे भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। लाइन में जिनका प्रॉब्लम कर रहा है एक बार एप्लीकेशन से बाहर होके आइएगा, आपका फिर से लाइव चलने लगेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो चेम्सफोर्ड पूरे भारत का गवर्नर था, जबकि पंजाब का कौन था, फोर्ड। तो पंजाब का गवर्नर तो होगा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, मतलब छोटा नीचे रहेगा, लेफ्टिनेंट। ओडायर, ओडायर ने सेना बुला लिया कि कौन सी रेजिमेंट, और सेना का कमांडर कौन था, आर डायर से कहा गोली मरवा दो सबको। और उस आर डायर में क्या कर दिया, गोली चला दिया। इसमें ज्यादा गलती आर डायर की, ओ डायर की, आर डायर की कंची है भाई। उसको आदेश मिलेगा, वो मानेगा, नहीं मानेगा तो ओकरे गोली मार देगा। आर्मी में कहा जाता है आप आदेश नहीं मानेगा आप ही को मार देगा। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, आर्मी का एक रूल है, सीनियर आपका हमेशा सही है, आप सवाल नहीं उठा सकते। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, जो बोल दिया सीनियर वही सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ आर डायर ने गोली चला दिया। आर डायर की इस गोली चलाने के बाद बहुत सारे लोगों की जान गई, लगभग 1600 लोगों की जान गई। 1600 लोगों की जान गई, इतने ज्यादा थे लोग। और उसमें जान गई, घायल होने से छोटे बच्चे मारे गए, भगदड़ में लोग मर गए। वहां पर कुआं बीच में एक था पानी पीने के लिए, लोग उस कुआं भर गया, पूरा लाश से कुआं भर गया, लोग जान बचाने के लिए उसमें गए। इतना बुरा ये कांड हुआ कि पूरे लोग इससे खिलाफ हो गए। किससे, जलियांवाला बाग से। अब महात्मा गांधी को तो छोड़ दिया था, तो चूहादानी में पकड़ के, कहा दिल्ली में पकड़ के कहा छोड़ा सर कहां से, गुजरात। इस घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत ही आहत हुए। महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी। गांधी को कौन सी उपाधि थी, कैसरे हिंद। कैसरे हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि थी। इन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि थी, नाइटहुड और सर की उपाधि, इन्होंने भी क्या किया, अपनी उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर, डॉक्टर शंकर नायर, डॉक्टर शंकर नायर वायसराय के सलाहकार में थे। वायसराय के क्या थे, कार्यकारिणी परिषद में, यानी सलाहकार में थे, उनके साथ वो भी काम करते थे। इन्होंने भी अपना क्या किया, कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दिया। इसका बहुत बड़ा पैमाने पर क्या हुआ, विरोध हुआ। अंग्रेजों ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। 1919 में एक आयोग का गठन हुआ, हंटर आयोग, जिसने 1920 में अपनी रिपोर्ट दिया। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य और 5 अंग्रेज सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे, 8। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य, 8। हंटर आयोग में कितने सदस्य, 8।
इस आयोग ने कहा कि जनरल डायर ने जो किया है वो तत्काल परिस्थिति में ठीक था, और उसने कहा कि लगभग 350 से 400 लोग मारे गए। जबकि कांग्रेस ने, उस समय तक तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उन्होंने मदन मोहन मालवीय इनके नेतृत्व में गठन किया एक आयोग। इन्होंने कहा कि यह ओ डायर का जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था ये बिल्कुल ही गलत था। इस आदेश से बहुत सारे लोगों की जान गई, और हंटर आयोग जहां 400 कह रहा था, इन्होंने कहा कि 1600 लोगों की जान गई है, और ये एकदम गलत है। विरोध होने लगा अंग्रेजों का। यहाँ पर अंग्रेजों ने आनन फानन में ओ डायर को भारत से सस्पेंड करके कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। जब ये इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड में इसका भव्य स्वागत हुआ। किसका? ओ डायर का। इसको सम्मान में तलवार दिया गया, कहा कि बहुत अच्छा तुम काट किया है, बहुत अच्छा किए जो काट किया। यहाँ पे उधम सिंह जो थे वो देखे थे इस कांड को, किस तरह से अंग्रेजों ने गोली मारा था। 20 साल के बाद 1940 में, 20 साल के बाद 1940 में उधम सिंह, क्या नाम था? उधम सिंह, बंदूक लेके कहाँ गए? लंदन। लंदन चल गए, पैसा लिए यहाँ पे, यहाँ से बंदूक नहीं लिया, पैसा वैसा लिए, और कहाँ चले गए? लंदन। पता किए कि वो डायरवा कहाँ रहता है, तो पता चला यही घर में रहता है, और वहां जाके वो क्या खरीदे? बंदूक। अब 2-3 बार खेत उत में जाके बगीचा में गोली उली चला के देखे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बगीचा में जब ठीक से काम कर रहा था तो पिस्टल रखे 2 गो, कहीं कि अब हम निपटाएंगे किसको? ओ डायर। घर में गए तो 20 साल बाद चेहरा बदल जाता है आदमी। 20 साल पहले आप लोग ऐसे ही थे, कई गो तो होगा ही नहीं सब। 20 साल पहले तो कई तो नहीं होगा सब, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो 20 साल पहले का चेहरा बदल गया, तो देखा कि भाई कौन है, तो ओ डायरे से पूछ रहे हैं, ये बकलवा, हु इज ओ डायर? ओ डायर कौन है? तो कहा आई एम ओ डायर। हु आर यू? आई एम योर यमराज। स्पेशल डिप्यूट हुए हैं डिलीवरी करने के लिए, चलिए यहाँ पे रेडी हो जाइए। यहाँ पे कहा कि बंदूक का निकालता है? आए निकालता है, धाए 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 मारा, बंदूक तान दिए और कहे कि याद करो 13 अप्रैल 1919 गोरखा रेजिमेंट को गोली चलाने का आदेश तुमने दिया था। उधम सिंह खड़ा होकर सब देखे थे वहां। उस समय हम बच्चा थे, कुछ नहीं कर पाए, हमारे पास उस समय बेबस थे, तुम्हारे पास पूरी फौज थी, लेकिन टेंशन नहीं लो, बदला पूरा। तुम हमारे घर आके मारे थे, हम तुम्हारे घर आके मारे। मारे ओके, घरे में घुस के मार दिए। किसको? ओ डायर। ओ डायर बेचारा मरा गया। यहाँ पर लंदन की पुलिस आई, कहीं काहे मार दिया, कहा कि सोचा तुमने 3-4 गोली बचल है, शांति से गिरफ्तार करके ले जाना तो तोरों को सुता देंगे। ले गए लोग उसको, बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला के उन्हें फांसी दिया गया वहां पर। तो ये सब अंग्रेज सब तो छोड़ता नहीं था, सब फांसी देता, लेकिन अंग्रेजों को भी क्या किया गया? एहसास दिलाया गया, तुम हमारे घर में घुस के मार सकते हो, तो तुम लंदन की दीवारें कितनी भी ऊंची बना लो, उसको हम लोग भी नांग जाएंगे, और घर में घुस के हम लोग भी मारेंगे। और बहुत बेहतरीन काम किया। ये सरदार सबको इसी देखा जाता है, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद। 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करता है, छोट मोट को पहुंचाने का। आ डायर तो मिलवे नहीं किया। रीजन क्या है कि सेना में अधिकारियों की पहचान गुप्त रखी जाती। आप ही बताइए ना, देखो सेना प्रमुख का नाम आप जानते हो, और नहीं तो कोई घटना होती होगी तो सेना का नाम जानते हो, बाकी आपको पता है क्या कौन फौज में कौन क्या है? गुप्त रखा जाता है। अब हमारे ही बिहार रेजिमेंट में कर्नल संतोष बाबू उन शहीद हो गए गलवान घाटी में, और शहीद नहीं हुए रहते तो हम लोग उनकी पहचान ही नहीं जान पाते, क्योंकि गुप्त रखा जाता है। नहीं तो अगर एकरो पहचान निकला रहता बाहर ना, एकरो निपटा दिए रहते। कौन? आ डायर, दोनों जाता सब। तब पढ़ते डायर का स्क्वायर। क्या पढ़ते ना? डायर का स्क्वायर। ओ डायर और आ डायर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपके मटेरियल में इसका डेट नहीं लिखा है। किस चीज का? जलियांवाला बाग का सब लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। ये चीज आप मटेरियल में लिख लेंगे, ये चीज लिख लेंगे। कौन सा? रॉलेट एक्ट के अगवा बस लिखे 19 मार्च 1919, और एक ये लिख लेंगे 23-30 जून वाला। समझ में गया? और लाइव एप्लीकेशन वाले लोग हैं जो, उनको हम सुधार देंगे, मटेरियल में सुधारे करके अपलोड कर देंगे। लिखिए जल्दी, वहीं पे लिख लीजिए ना, जहां रॉलेट एक्ट लिखा है ना उसी के बगल में डेट लिख लीजिए, 19 अप्रैल 1900
चलिए 19 मार्च 1919। कमेंटों में कौन कर रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद? बकलोलवा कहीं का। बचा थोड़ी है अभी तक, एप्लीकेशन से बाहर हो गया वो। आगे बढ़े, यहाँ हो गया 10 लोग निकलेगी, बॉय लोग साइड होगा।